तो हम आज चालू कर रहे हैं MTP1। ये किसकी है? ऑडिट की। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया नेटवर्क के बारे में। अगर आप किसी के नेटवर्क के पार्टनर हो तो आप लास्ट में क्या लगा सकते हो? एंड एफिलिएट्स को वर्क लगा सकते हो। ठीक है। अब आपकी मैनेजमेंट ने इंटेंशनली मटेरियल में स्टेटमेंट्स दिखा दिए अपनी बुक्स में, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर बोल देगा, एडवर्स ओपिनियन दे देगा अपनी, बोल देगा कि ये ट्रू एंड फेयर नहीं बोलते, क्योंकि ये जब भी आप एडवर्स ओपिनियन देते हो तो आपको बोलना होता है कि ट्रू एंड फेयर नहीं देते हम, और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन इशू कर दोगे आप। तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें ये पूछा गया है कि किस किस को एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अलावा भी कोई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। आपने जितना बैलेंस पूछा था, अगर उतना बैलेंस बता दिया लेकिन कोई कमेंट नहीं है तो इसमें कोई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। ठीक है। अब ये दो हैं, इनमें डिस्प्यूट है। एक का इनवॉइस 29 को हमने इशू किया था तो उन्होंने 31 के बाद वो किया, और एक की पेमेंट हमने 30 मार्च को करी थी तो उन्होंने वो किया। तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बी भी सही भी, कि ए एन कंपनी रिप्रेजेंट टाइमिंग डिफरेंस, ए ओ कंपनी रिप्रेजेंट टाइमिंग डिफरेंस। अब ये किसकी वजह से है? प्री ईयर एंड इनवॉइस की वजह से, और ये है प्री ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट की वजह से। चलते हैं फोर्थ वाले की तरफ। कौन से ऐसे ऑडिट प्रोसीजर हैं जो कि परचेज के लिए नॉट यूजफुल? ठीक है। बैंक रिकन्सिलेशन, तो बैंक रिकन्सिलेशन परचेज के लिए कैसे यूजफुल है? ओरिजिनल इनवॉइस चेक करना ठीक है, और थोड़ा सिग्नेटरीज देखना ठीक है कि नहीं। ऑफिशियल्स साइन जो चेक करते हैं उसके लिए देखना ठीक है, लेकिन बैंक रिकन्सिलेशन ठीक नहीं है। 50-50 टेस्ट कहाँ होता है? NBFC कंपनीज में होता है। सिंपल, आपने यूज़र नेम पासवर्ड का वो लगाया, पीरियड चेंज लगाया, तो ये कौन से हैं? कंट्रोल पूछे गए हैं। कंप्लायंस ऑडिट है, क्योंकि ये जो है सारे आईटी के कंट्रोल्स हैं। आईटी के कंट्रोल्स के ऑडिट को बोलते हैं कंप्लायंस ऑडिट, पहले भी बताया था मैंने। अब एक आपका ऑडिट असिस्टेंट था, तो वो पूछ रहा है, सर जब हम ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन असाइनमेंट मिलते हैं तो लेटर ऑफ कंफर्ट भी चेक करेंगे? तो उसमें हम बताएंगे हाँ बेटा, हम ड्यू डिलिजेंस में हिडन लायबिलिटी को चेक करते टाइम और ओवर वैल्यूड एसेट चेक करते टाइम लेटर ऑफ कंफर्ट भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जो लेटर ऑफ कंफर्ट होता है वो हिडन लायबिलिटी होती है, बेसिकली वो एक तरीके की गारंटी होती है। तो ये इसका ये है। अब ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं, तो इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्वार्टर ख़त्म हुआ और उसके 45 दिन से पहले ही उसने बोल दिया भाई मैं जा रहा हूँ, तो सिर्फ उस क्वार्टर की, उससे पहले जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसकी ऑडिट करनी है, उसको ऑडिट रिपोर्ट देनी है। लेकिन वो क्वार्टर ख़त्म हुआ उसके 45 दिन के बाद दिया, तो पिछले की तो करनी है, इस वाले की भी करनी है। ठीक है। 3 क्वार्टर की वो कर चुका है तो उसको फोर्थ की भी करनी है, प्लस ओवरऑल की भी रिपोर्ट देनी है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है इसके लिए। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें कि अप टू 5 करोड़ ही होगा, लेकिन 40% ऑफ द बिजनेस है, तो 40% से आया प्रोपोर्शनल, और अप टू 5 करोड़ यानी सरप्लस। 5 करोड़ के ऊपर के लिए इंश्योरेंस है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें पूछा गया कि कमीशन एक्सपेंस 2 करोड़ दिख रहे थे, इसलिए ऑडिटर ने एफर्ट डाले समझने के लिए बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है। और कैसे भाई उन इनिशिएट होते हैं, कैसे रिकॉर्ड होते हैं, कैसे अप्रूव होते हैं। उसके दौरान उसको मिलता है कि 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है, जो कि सोर्स में है और सैप में रिकॉर्ड हुआ उसके बीच में। तो ये कौन सा रिस्क असेसमेंट बोल रहा है? तो उसमें क्वेश्चन में खुद ने बोला है कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है बिजनेस प्रोसेस को, तो इट्स एन इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क एंड कंट्रोल्स एट द प्रोसेस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि क्लोज 7 में क्या किस किस चीज़ की आपको रिपोर्टिंग करनी है? तो 2 चीज़ की रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर अनडिस्प्यूटेड है तो ग्रेटर देन 6 मंथ्स अगर उसको हो गए हैं तो, और डिस्प्यूटेड है तो किस फोरम में डिस्प्यूटेड है, कितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये 4 अमाउंट डिस्प्यूटेड है, ये CIT अपील्स में, ये ITAT में, ये हाई कोर्ट में, और ये भी हाई कोर्ट में। तो चारों की रिपोर्टिंग होगी क्लोज 7 में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिपोर्टिंग ऑडिटर को क्लोज 3(1) में। तो 1 में क्या क्या आता है? देखो अब इसमें तीनों चीज़ आती हैं, PPE भी आता है, इंटेंजिबल असेट्स भी आते हैं, और ROU असेट्स भी आते हैं। बाकी इसलिए कैंसिल होगा, किसी में ROU नहीं आ रहा था, किसी में PPE नहीं आ रहा था, किसी में इंटेंजिबल नहीं आ रहा था, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। क्लोज 6 में क्या पूछा जाता है? कारों के में क्लोज 6 में पूछा गया है, चीज़ें कॉस्ट रिकॉर्ड, अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए की थी,
तो इसमें बोला गया है कि भाई हमको कॉस्ट अकाउंट्स बनाने, मेंटेनेंस बताने नहीं। क्लोज 6 में सिर्फ आपको ये कंफर्म करना है कि बने या नहीं, कुछ और, नथिंग मोर नहीं बताना। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर प्रेस्क्राइब्ड कॉस्ट अकाउंट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड हैज बीन मेड एंड मेंटेन्ड। कुछ भी नहीं आएगा इसके अलावा, कॉस्ट स्टेटमेंट है कि नहीं, ये है कि नहीं, ओवरहेड है, मटेरियल लेबर है, सब फालतू की बातें हैं। अब ये सेकंड में तो कौन कौन से होते हैं, पहले बात तो नेट पे रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, वो ये है इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री के बारे में जो है, और ईच क्लास मतलब कोई इन्वेंट्री अलग अलग है तो अलग अलग रिपोर्टिंग होगी, हर की जो 10% से ज़्यादा है। वर्क इन प्रोग्रेस की अलग होगी, फिनिश गुड्स की अलग होगी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स की अलग होगी। ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री 10% और मोर। उसमें बोला क्लोज 9 में आपको रिपोर्टिंग करनी है। और एक फ्रॉड हुआ है क्लोज 9 में, तो उसमें जो बताया गया है फ्रॉड की रिपोर्टिंग है, तो 1 करोड़ से कम है तो फिर भी रिपोर्ट करना होगा। हाँ, आपको फिर भी रिपोर्ट करना होगा। जो 1 करोड़ की लिमिट है वो 143 सबसेक्शन 12 के लिए है। फिर एक क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि जो बैंक ने वो बना रखा है, दोनों अकाउंट्स को स्टैंडर्ड दिखा रखा है, तो वो रिपोर्टिंग आपने ठीक है करी है कि नहीं करी, तो ऊपर हमको देखना पड़ेगा। देखो इसमें ड्राइंग पावर नो ले रखा है 9.6, इसमें है 9.25, इसमें ले रखा है 9 तो ऐसे ही इन चारों केसेस में इतनी जितनी लिमिट है ना उससे ज़्यादा रोल कर रखा है, तो ये हो गया सब स्टैंडर्ड असेट। और दूसरा जो है ये स्टैंडर्ड ही रहेगा। तो अब इसके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, क्लासिफिकेशन बैंक का प्रॉपर नहीं है, KT5 का जो क्लासिफिकेशन है वो NP हो जाएगा, और जो दूसरा है वो स्टैंडर्ड असेट रहेगा, ठीक है। अभी डाउटफुल का जो और उनकी टाइमलाइन है, अगर 6 महीने तक पैसे नहीं देता है तो 6 महीने का NP रहेगा। 6 महीने से ऊपर जैसे हो जाता है, यानी कि यहाँ से लगाएं तो 12 महीने, तो 12 महीने वो रहेगा सब स्टैंडर्ड। तो पिछले सालों से सब स्टैंडर्ड रह जाना चाहिए था, तो इस साल वो बन जाएगा डाउटफुल असेट ऑटोमेटिकली। अब हम इनऑपरेटिव अकाउंट चेक कर रहे हैं कि तो उनके लिए कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर ठीक रहते हैं। तो भाई कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है कि नहीं किया जाता है जब उसका अकाउंट NP होने वाला है, ठीक है ये चीज़। तो NP अकाउंट, किसी अकाउंट में एकदम से पैसा निकल गया तो वो NP होने वाला है इसका मतलब, तो ये चीज़ चेक करना ठीक है। इनऑपरेटिव अकाउंट्स, कोई अकाउंट जिनमें ऑपरेटिंग नहीं होते उनमें क्या डेबिट हो रहा है, उनमें अमाउंट, जब वो इनऑपरेटिव है तो उनमें डेबिट क्यों हो रहा है, ठीक है। क्या चीज़ हम चेक नहीं करेंगे, ऑटो एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट। ऑटो एक्टिवेशन नॉट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द इनऑपरेटिव अकाउंट। अपने आप एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इनऑपरेटिव अकाउंट को चेक करने के लिए ठीक नहीं है। अब क्विक मोर्टेलिटी रेट, क्विक मोर्टेलिटी रेट क्यों होती है, क्योंकि जब आपने क्रेडिट अप्रेजल दिया होगा वो ठीक से नहीं किया होगा क्रेडिट अप्रेजल के टाइम, तो ऊपर यहाँ टेबल बनाई गई है, इन तीनों का पैसा नहीं आया, नॉट एप्लीकेबल, रिन्यूअल हुआ ही नहीं है, सिर्फ इसका पैसा आया, तो बाकी जो है वो क्विक मोर्टेलिटी हो गए 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। फिर आता है वन ऑफ अ टीम मेंबर। अब ये बिल्स फॉर कलेक्शन, तो बिल्स फॉर कलेक्शन को आपको ऑडिट प्रोसीजर चेक करना है तो क्या करेंगे, तो जब हम बिल फॉर कलेक्शन करते हैं ना, तो जिसके बिहाफ पे हम बिल फॉर कलेक्शन सेंड करते हैं उसमें अकाउंट में चार्जेस लगा लेते हैं, तो ये चार्जेस चेक कर लो, अगर चार्ज कटे यानी कि बिल फॉर सेंड फॉर कलेक्शन, तो ये आपका हो गए सारे MCQ ऑफ द MTP1। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि भाई उसकी प्राइस डिक्लाइन हो रही थी मार्केट में, तो इसके बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि नहीं लगता, तो ऑडिट मैनेजर को लगता है कि इसके बारे में हमें नहीं करना, नहीं वो गलत है, ये अदर इन्फॉर्मेशन में आएगा SS 720 में। तो आप जब SS 720 पढ़ो तो याद रख लेना। EQCR रिव्यू हो रहा था, तो जो EQCR रिव्यू करने के लिए जिसको अपॉइंट किया गया तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी, बस उसने टिक कर दी है ये सुनो की चेकलिस्ट जो कि ऑडिट के एंगेजमेंट पार्टनर ने बनाई थी, और वही काम आप इससे चेक कर ली दो कि उसने किए थे, तो क्या वो ठीक है ये अप्रोच अडोप्ट करने के लिए। तो अब इसका आंसर कैसे करेंगे, EQCR की डेफिनेशन बताएंगे कि भाई कोई पर्सन हो सकता है, पार्टनर हो सकता है फर्म का, या फिर पर्सन हो सकता है किसी भी फर्म का, ठीक है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, और एक्सटर्नल की पूरी टीम भी हो सकती है, और अब इनको अपॉइंट करते हैं रिव्यू करने के लिए जो हमने काम किया ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले, ताकि ऑडिट रिपोर्ट की जो क्वालिटी है वो ठीक रहे, ठीक है। अब जो एंगेजमेंट टीम मेंबर ने काम करते दौरान जो सिग्निफिकेंट जजमेंट की, उनके ऑब्जेक्टिव क्या था उसका इवेल्युएशन करना है इनको, तो इस काम करने के लिए इनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ठीक है। जो काम ये कर रही है उसको ये डॉक्यूमेंट भी करती चलेगी, और कोई ऐसे मैटर थे जो कि अनरिजोल्व हैं तो लिख दे नॉट अवेयर ऑफ द अनरिजोल्व मैटर्स, और
इसने कोई भी वर्किंग पेपर्स नहीं बनाया, जस्ट यस एंड नो लिखा है, तो ये अपनी प्रोसीडिंग में ठीक नहीं है। ये 6 बातें याद करनी है और ये LDR क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या है ऑडिट प्रोसीजर्स की मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रिगार्डिंग में। तो ऐसे 500 के चार्ट में यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा से। अब यहाँ पे मिस्टर सुनील है, वो ऑडिटर अपॉइंट हो गया, प्रीवियस ऑडिटर के साथ उसने कोई भी वो नहीं करी है, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी। 1 तारीख को तो उसने बोल दिया हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और 15 के साथ जो उसको मीटिंग फिक्स करी पुराने ऑडिटर के साथ, तो क्या ठीक है? तो क्लोज 8 यानी कम्युनिकेट, उसमें वो लायबल हो जाएगा। और मैनेजमेंट ने एक कैजुअल वैकेंसी हो गई थी, तो उसको 3 मंथ के अंदर अंदर अपॉइंट करना था, लेकिन उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, और उसने भी ऑडिटर ने भी कुछ नहीं बताया। तो क्लोज 9 जहाँ पे 139 और 140 का जो है ठीक से काम नहीं होता, उसमें वहाँ रिपोर्ट करना होता है, तो उसमें प्रोफेशनल गिल्टी हो जाएगा। ये कैजुअल वैकेंसी का कंप्लायंस नहीं किया कंपनी ने। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, तो ये इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो NBFC की रिपोर्टिंग है आप कहाँ करोगे, रिपोर्टिंग आप करोगे रीजनल ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड। टाइम 1 मंथ के बाद, बैलेंस शीट फाइनल होने के 1 मंथ के बाद, लेकिन 30 दिसंबर से लेट नहीं होना चाहिए। और रिपोर्टिंग में क्या क्या करते हो ये आप NBFC के नोट्स में पढ़ सकते हो, यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब किसी ने लोन ले रखा था, फिर उस लोन को थोड़ा अमाउंट तो कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा अमाउंट पे कर दिया, तो कौन से क्लोज में रिपोर्टिंग होगी? तो क्लोज 26 में इसकी रिपोर्टिंग होगी। 43B में जो कैश में पेमेंट हो चुका है होता है, इसमें क्या क्या आते हैं? 43B जिनका कैश में पेमेंट हो गया वो आएंगे, जिनका पेमेंट नहीं हुआ वो नहीं आएंगे। 43B जो आपने इंटरेस्ट पे किया है तो वो बिफोर रिटर्न की डेट से करना चाहिए, और कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए वो अमाउंट। तो वो सारे जो ये चीज़ें हैं वो रिपोर्टिंग होगी क्लोज 26 में। ये दूसरा LDR क्वेश्चन है इस MTP का। ये क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम ऑडिट ऑफ CFS के लास्ट पेज से वहाँ रेफर कर लो। एडवांस कैसे चेक करेंगे, तो उनके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं एडवांसेस को चेक करने के, तो ये डायरेक्टली बैंक ऑडिट के उसमें से कर लो। अब वो वेबसाइट जो बना रहा है उसमें कुछ ठीक नहीं है और फैमिली से काम मांग रहा है, तो आप 6 में आ जाओगे कि आप 16 सीट कर रहे हो। अब आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुए थे, लेकिन आपने अपनी वो दे दी प्रोस्पेक्टस में, इंफॉर्मेशन ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर। और जो प्रोस्पेक्टस की वजह से किसी को कुछ लॉसेज हो गए, कुछ लीक हो गया या फिर बहुत लॉसेज हो गए, तो आप पहले तो रेफ़र करो सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट में सिविल लाइबिलिटी के अंदर आप आ जाओगे, और सेक्शन 36 में आप लाइबल हो जाओगे उनको कंपनसेशन पे करने के लिए जितना भी उनको लॉसेज हुआ है। और उसके बाद 447 में फ्रॉड में जितनी भी पेनल्टी एप्लीकेबल होती है वो आपको लाइबल हो जाएंगी। मैनेजमेंट ऑडिट का ये आंसर आपको लर्न करना है, ये मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। इसमें पूछा गया कि ऐसे कौन से फैक्टर जिसको हमसे पता लगेगा कि हमें एक्शन कन्फर्मेशन लेनी भी है कि नहीं लेनी है, तो वही खाओ वाला, नॉलेज है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं, और ऑप्शंस हैं कि नहीं। इसमें कार्ट वाले जो प्रोसीजर बनाने कि बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फिर उन पर प्रोसेस लगाने हैं, फिर रिपोर्ट्स निकालनी है, वो वाले। इंटरनल ऑडिट किस किस पे लगती है, तो 25, 50, 100, 200। 25 मतलब कि आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट इतना, 50 मतलब कि पेड अप शेयर कैपिटल, 100 बोरोइंग, 200 टर्नओवर। लिस्टेड पे लगती है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए, और प्राइवेट कंपनीज के लिए 100, 200। 100 यानी कि बोरोइंग, 200 यानी कि टर्नओवर। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग सिस्टम इज दैट, ये लास्ट में बताता हूँ LDR जो क्वेश्चन है। अब ये आपने सप्लीमेंट्री को इन्फॉर्मेशन दी, P&L बनाया जिसमें स्पेसिफिक डिस्क्लोजर दिया आइटम एक्सपेंस वगैरह की, ये सेम क्वेश्चन वगैरह टाइप में RTP में भी है, और ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है ऐसे 700 में। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूँ LDR। ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और फोर्थ और फिफ्थ बात बताऊँगा इसके बाद। एक ऑडिटर है, भारत इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर रहा है, और उसने देखा कि नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जो कुछ क्लेम्स वगैरह आने लगे, तो इनकी रिपोर्टिंग वगैरह कैसे होगी। तो इसके आंसर की तरफ चलिए। ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएंगे हम, IBNR और IBNER। तो उसमें जब बहुत ज़्यादा की कैटास्ट्रोफ होता है या फिर कोई डिज़ास्टर आता है, तो IBNR का मतलब कि क्लेम्स इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, मतलब हुए तो सही पर लेकिन वो बेचारे क्षतिग्रस्त हो गए आदमी खुद, इसलिए रिपोर्ट नहीं हुई। एंड IBNER इनकर्ड बट नॉट इनफ रिकॉर्डेड, हुआ तो 10 करोड़ का, बस रिपोर्टिंग हुई 2 करोड़ की, कि सर हमको 2 करोड़ रुपये का लॉस है, किसी ने रिपोर्टिंग नहीं करी। पहला पॉइंट तो हम और प्रोसीजर में ये लेंगे।
सर्टिफिकेट लेंगे एक्चुअली से रिगार्डिंग क्लेम अमाउंट का और उसकी पे करने में हमारी कितनी लायबिलिटी लगेगी, क्लेम अमाउंट का और उसकी लायबिलिटी पे करने में। ठीक है। तीसरा ये चेक करेंगे प्रोविज़न क्रिएट हुए हैं कि नहीं किए, प्रोविज़न क्रिएट हुए हैं या फिर नहीं हुए सच क्लेम्स को लेके कि हमको पेमेंट करना है। ये कैटास्ट्रोफे तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें पेमेंट होंगी।